शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। उठो और जोश के साथ, उठो और जोश के साथ इस नए दिन की नई शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं जो क्लास 9th का टॉपिक है। क्लास 9th का जो टॉपिक हमारा है अध्याय 3 प्रमाण और अणु। ये हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट के लिए है वीडियो, तो ध्यान से समझे कैसे क्या होगा, क्या पढ़ना है हमें। तो बेसिकली जैसा नाम से पता चल रहा होगा कि भाई परमाणु और अणु क्या होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है मैं आपको बताऊं तो यहाँ ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारा है, ये भी हमारा हाइड्रोजन ही है, मैंने लिखा है H2, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा, ध्यान समझिएगा बाबू, ये जो मैंने H लिखा और यहाँ पर लिखा है H2, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। H जो हमारा है ये हमारा परमाणु कहलाएगा, ठीक है, और ये जो H2 हमारा है ये हमारा अणु कहलाएगा। मतलब क्या होता है कि जो अणु हमारा है, ठीक है, अणु जो हमारा बाबू है वो क्या कहलाता है कि जब परमाणुओं से मिलकर जो होता है वो अणु बनता है, और जो अणु है वो, जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप में रहता है। अब ये सब टॉपिक जो पूरी की पूरी क्लैरिटी क्या है इसमें हमें यही समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान से समझें आप, पहले मैं समझाऊंगा आपको क्या समझना है हमें फिलहाल इस चैप्टर में। तो यहाँ हमें समझना है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, गैर की गैसीय आयतन संबंधी नियम। लेकिन यहाँ पर बेसिकली ध्यान से समझे, जैसा मैंने आपको लिख करके यहाँ टाइप करके बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो इतना टॉपिक है ये टॉपिक आपको यहाँ नहीं पढ़ना, क्लास 9th में नहीं पढ़ना। इसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करोगे, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए बाबू, ठीक है। इसका अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करोगे, मतलब जब आप 11th में या 12th में पहुंचोगे तब इसका अध्ययन आपको करने को मिलेगा, लेकिन आपको 9th में नहीं करना है। 10th में भी इसकी जो टर्मोलॉजी है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये दो टॉपिक जो आपको मिल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करेंगे। इन दोनों के जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल से लेकर के इनकी थियरी तक जितने भी टॉपिक हैं ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो आप नए यूजर्स हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरे एजुकेशन का जो भी वीडियोज है वो मिल सके, नोटिफिकेशन भी मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान समझिए बाबू, यहाँ पर हम समझने वाले हैं जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पहला जो टॉपिक आता है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है। अभी डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु के बारे में बताया था कि ये परमाणु है। अब वो किस बेस पे उन्होंने दिया था भाई, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सिद्धांत सिद्ध करता है। मतलब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान जो संरक्षण के नियम को सिद्ध करना होता है, ठीक है, उसके लिए ये नियम दिया गया था। और जो पारस्परिक अनुपात के नियम है उसको सिद्ध करता है। तो यहाँ बेसिकली आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर जो आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो दो चीज़ों पर बेस है। एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सिद्धांत करता है, ठीक है, और एक पारस्परिक अनुपात के नियम को सिद्ध करता है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको मिली हैं। बेसिकली थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे जो आपको परमाणु मिल रहा होगा, ठीक है। तो परमाणु क्या होते हैं, परमाणु, यहाँ पर परमाणु में हमें पढ़ना क्या है, तो परमाणु बेसिकली हमें दो टर्मोलॉजी पढ़नी है। एक तो परमाणु है, परमाणु में द्रव्यमान समझना पड़ेगा, और परमाणु का अस्तित्व पढ़ना पड़ेगा। तो परमाणु के अस्तित्व, ये परमाणु का द्रव्यमान, ये क्या है, बेसिकली जितने टॉपिक बाबू पूरे बताए जाएंगे। पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा और भी बातें बताऊं मैं, आप देखो अणु, देखो ध्यान से। तो अणु में क्या पढ़ना है इस चैप्टर्स में, अणु में आपको पढ़ना पड़ेगा जो अणु का द्रव्यमान है, ठीक है, अणु के प्रकार की कौन कौन से प्रकार के अणु होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे अणुओं में, जिसे कहेंगे सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। सूत्र, इकाई, द्रव्यमान पढ़ने होंगे। और एक पढ़ना होगा जिसे कहेंगे आणविकता। आणविकता जो मोलैरिटी होती है, उनके अणुओं की कितनी संख्या है, क्या है, ठीक है, तो वो समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपको CaOH का होल ट्वाइस, तो कहेगा इसमें हाइड्रोक्सी आयन जो है उसकी संख्या कितनी है, तो H-2, तो ऐसे ही बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद अभी ध्यान से समझिएगा कि जब यहाँ पर आप जो अणुओं के प्रकार आते हो, तो अणुओं के प्रकार जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में होते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है एक प्रकार के परमाणु से निर्मित, मतलब कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लो, देखो ध्यान से, ठीक है। अब H जो है,
H2 जो है, अब कोई और एक ही प्रकार का, और यहाँ पर H2 आ गया तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 2H2 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली जो ये बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, ये जो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित हो, जिसका परमाणु जो है वह एक ही प्रकार का हो। ठीक है, अब भिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित हमें पढ़ना होगा जो अणुओं का प्रकार, जैसे मान लो H दिया, H2 दिया है, ठीक है, परमाणु ये है, ऑक्सीजन दिया है, तो ये दोनों डिफरेंस है ना, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपने देखा यहाँ इसके आधार पर। अब बात आती है थोड़ी सी और भी, इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ने पड़ेंगे आयन। आयन में 2 आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक होगा हमारा जो सरल आयन पढ़ने होंगे आपको, एक पढ़ना होगा यौगिक आयन। अब सरल आयन यौगिक आयन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। अभी क्या है सरल आयन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आपने H लिया और Cl लिया, अब HCl को अगर जो आप मिलाओगे तो इसमें प्लस चार्ज होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है। अब दोनों को आप मिक्स करोगे, मिक्सअप करोगे तो आप बना दोगे HCl। तो ये जो है हमारा एक प्रकार का सरल आयन बनाता है, मतलब जो एक आयनाइजेशन पार्ट जो है सिंपलेस्ट टूटे है। ठीक है, सिंपलेस्ट आयन में टूटे। और यौगिक आयन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइज आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मोलरिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मोल संक्रमण के आधार पर यहाँ पर जो आधुनिक जो मोल पर आधारित जो गणनाएं हैं ये समझना होगा आपको। तो ये जो इतने टॉपिक आपको जितना मैंने बताया आपको, ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने होंगे। तो बेसिकली के बारे में तो पहले हम समझेंगे विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है ये मैं बता दूं आपको भाई। रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने हैं। रासायनिक संयोग के नियम में हमें डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें पढ़ने होंगे परमाणु, अणु एवं उनके गुणधर्म। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हमारा जो है वो आयन पढ़ने होंगे, और चौथा जो हमारा है वो विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र पढ़ने होंगे, और जो पांचवा टॉपिक है जिसे हम मोल संकल्पना कहेंगे। तो ये बेसिकली 5 जो टॉपिक आपको मिल रहा है ना बाबू, ये 5 टॉपिक के अलावा बेसिकली और कुछ भी नहीं पढ़ने चैप्टर में। तो परेशान थोड़ा सा भी मत होइएगा। ठीक है, अभी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सर बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली और आते हैं आगे। ठीक है, अब आगे क्या है हमें पहले समझना पड़ेगा भाई, रासायनिक संयोग के नियम क्या है। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए किन्हीं 2 या उससे अधिक परमाणु पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस सिद्धांत को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो बेसिकली बात समझ में आ रहा होगा भाई। अब रासायनिक संयोग का जैसा मैंने आपको बताया कि भाई किन्हीं 2 या उससे अधिक जब पदार्थों के बीच रासायनिक बंध बनता है। अब रासायनिक बंध का मतलब समझ ही रहे होंगे आप कि भाई जो हाइड्रोजन है, जैसा समथिंग मैंने हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन दिया, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, बंध बनेगा, तो यहाँ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा H2O। तो भाई ये संयोग, रासायनिक संयोग कैसे हो रहा है, ठीक है, ये किस कारण हो रहा है, इसके लिए 2-3 टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई रासायनिक संयोग के जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, गैसांश की गैसीय आयतन संबंधी नियम। लेकिन ये जो नियम है आपको ये नहीं पढ़ने हैं, क्लास 11-12 में पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन ये नियम आपको पढ़ने हैं। तो बेसिकली इस नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, पहला आता है जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है बाबू, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है बाबू की पहली बात होती है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। तो यहाँ क्या समझ रहे हैं, या नामी से पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब द्रव्यमान को क्या करना है, सेफ्टी में रखना है। ठीक है, संरक्षित करना, ऐसा रखना कि द्रव्यमान खत्म भी ना हो और अच्छा भी हो। द्रव्यमान कहने का मतलब हर वो पार्ट जो अर्थ पर है उसमें मास होता है, अपना अपना द्रव्यमान होता है। जैसे 50 किलो, 6 किलो, ये सब तो आप समझ रहे हो, द्रव्यमान इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्रव्यमान होगा। बेसिकली थोड़ी सी और भी बातें करते हैं बाबू, तो यहाँ आप ध्यान से समझ रहे होगे। किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर और जो टॉपिक है वो समझिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। मतलब समझिए ध्यान से। ठीक है, बेसिकली यहाँ क्या दिया गया है ये समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 पदार्थ दिए गए हैं, और दोनों पदार्थों को हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, A + B 2 पदार्थ आपको दिए गए हैं।
अब दोनों जब पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उत्पाद का निर्माण तो करते ही ना बेसिकली। अब यहाँ पर जो आपको उत्पाद दिख रहा है यहाँ पर, तो ये इसके और इसके द्रव्यमान दोनों के बराबर होंगे। अब ये कैसे बराबर होगा ये हम समझने की कोशिश, चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई प्रोडक्ट, ए कोई हमारा जो है वो पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, उसका कोई ना कोई मास तो होगा ना बाबू। तो यहाँ मैंने माना कि ए का मास जो है वो स्मॉल एम है, बी का मास स्मॉल एम है, तो दोनों मिलकर बनाएंगे ना स्मॉल एम ए बी, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप, जो ए है, ए का बी और यहाँ पर ए बी का द्रव्यमान जो होगा वो सभी का द्रव्यमान समान होगा। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने एक एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर लिया, सुंदर सा एग्जाम्पल लिया बाबू। देखो कैसे, जैसे मैंने लिया H2, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया O2, ये भी गैसियस पार्ट है। अभी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। अब H2O क्या है कि जो हमारा लिक्विड है, तो यहाँ देख रहे हो ये भी गैसियस पार्ट, ये भी गैसियस पार्ट, ये हमारा लिक्विड। लेकिन यहाँ लिक्विड और गैस से मतलब मत रखिए, यहाँ पर ध्यान से आप समझिए कि इनका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये क्या कहता है बेसिकली। तो यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन की जो परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, यहाँ पर मिलेगा। अब एक हाइड्रोजन का एक होगा, दो हाइड्रोजन का दो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा दो, बेसिकली यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका होगा, इसका तो दो ही हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के दो अणु है ना, दो परमाणु है ना। देखो O2 मैंने बोला है, O2 का मतलब होता है अणु। अब जो O एक होगा, दो O मिलेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा परमाणु, ये हमारा परमाणु, तो कितने परमाणु हुए, दो हुए ना। तो यहाँ बेसिकली मैंने 2 लिखा। अब ये जो एक परमाणु का द्रव्यमान जानते हो कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 होता है, ठीक है। तो दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि इसका कितना हो गया, इसका 4 ग्राम हो गया और इसका कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। अब यार H2O को देखिए ध्यान से। अब H2O में 2H2O लगा हुआ है, क्योंकि हमने इसको बैलेंस करना था इक्वेशन को। अब इक्वेशन बैलेंस करना जो है भाई, ये क्लास 10th में आपको बताएगा, लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा, ये मैं सोचे कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैंने लिखा H2O2 और यहाँ लिख दिया H2O। अब यहाँ देखो H2O दो नहीं है, सोचो दो नहीं है, ठीक है, दो नहीं है। तो यहाँ H2 है, O2 है और H2O बन गया। अब यहाँ पर भी दो नहीं था, अब यहाँ क्या हो गया, 2 H2 होगा, एक ऑक्सीजन हो गया। तो एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कभी इधर मत लगाइएगा कि यहाँ लगा दें बैलेंस कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हमने ये समझा। अब क्या होता है कि दोनों को देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो गया आपको मिला 16, मतलब यहाँ पर 16 गुणा किया तो 32 हो गया। और यहाँ ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 लिखा है ये आपने, क्योंकि 2 इसके उसमें था। अब यहाँ हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 कैसे हो रहा है, यहाँ मत बोलिएगा कि हाइड्रोजन क्या 2 हो रहा है, भाई एक हाइड्रोजन परमाणु का एक ही होता है परमाणु भार। और यहाँ पर जब 2 है तो आपको पता है 2 गुणे 1 गुणे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। 2 परमाणुओं का, 2 हाइड्रोजन का H2 का 2 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो दोनों का गुणा किया कितना हो गया, 32। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये प्रोडक्ट समझ लो A है, ए की वैल्यू यहाँ दी गई, ए का द्रव्यमान यहाँ दिया गया, बी का द्रव्यमान यहाँ दिया गया और यहाँ ए बी का द्रव्यमान दिया गया। तो दोनों के द्रव्यमान को जोड़ोगे कितना आएगा, ये भी 36, ये भी 36। तो यही तो द्रव्यमान संरचना का नियम है। मतलब क्या है कि जो पदार्थ हमारा रिएक्टेंट, मतलब जो इक्वेशन से पहले पदार्थ है, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट की जो द्रव्यमान है वही प्रोडक्ट का द्रव्यमान हो, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बेसिकली शायद आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब NCERT के जो चैप्टर में एक प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। तो इस प्रश्न में लिखा हुआ बाबू क्या है, देखो लिखा हुआ, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Na2CO3, ठीक है, एवं 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम जो होगा सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जो होगा वो जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। तो बेसिकली ध्यान से समझो बाबू, यहाँ पर तो आपकी किताब में दिया हुआ यहाँ तक ही है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया और प्लस क्या मिल गया, एथेनोइक एसिड मिल गया। और उसके बाद एथेनोइक एसिड के साथ बना सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। पहले मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है
Na2CO3। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। अब सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के बाद क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपने समझ ही लिया, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूला के बाद एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा CH3COONA, ये हो जाएगा सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जल का जो होता है वो H2O होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है। तो बेसिकली आप तो ये समझ लिए। अब इसमें यूज करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भाई सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान जो होगा, और उसके बाद सोडियम एसिटेट का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा, जल का द्रव्यमान, सबका द्रव्यमान क्योंकि वहाँ समीकरण में दिया हुआ है। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि भाई द्रव्यमान की जो समीकरण की प्रस्तुति जो है वो उपरोक्त ऊपर दी गई है। अब इनकी प्रस्तुति जो होती है हमने लिख ली भाई। जो सोडियम कार्बोनेट था उसका जो था वो 5.3 ग्राम था, और जो एथेनोइक एसिड था वो 6 ग्राम था, और जो सोडियम एसिटेट था भाई वो 8.2 ग्राम था, ठीक है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो 2.2 ग्राम था, यहाँ पर 0.9 ग्राम जो है जल था। सबको मैंने ऐड कर लिया, ध्यान से समझिए बाबू। ऐड करने के बाद देख रहे हो यहाँ पर जो LHS है वो RHS के बराबर है। 13, ये भी 11.3 ग्राम है, ये भी 11.3 ग्राम है। तो ये LHS RHS बराबर है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था बाबू, कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर हो, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान बराबर, जो हमारा उत्पाद बन रहा है दोनों का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। तो ये जो है हमारा जो समीकरण आपको पूरा का पूरा जो मिल रहा है, पूरा ऊपर, ठीक है, वो जो ऊपर मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहे हैं। तो बेसिकली अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो स्थिर अनुपात का नियम है। तो यहां से ध्यान से समझिए, ठीक है। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो क्या, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बाबू, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। स्थिर अनुपात का जो नियम है वो ये है, इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा, ठीक। किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। अब ये क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ देखिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O मिला हुआ, ठीक, नाम ही है स्थिर अनुपात का नियम, H2O है, और H2O जो लिखा गया है वो 18 ग्राम H2O लिखा गया है। तो 18 ग्राम H2O में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 18 ग्राम H2O में जो 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम जो आपको मिल रहा वो हाइड्रोजन मिल रहा होगा। मतलब M/H, यहाँ M जो है वो द्रव्यमान को दर्शा रहा है, H जो है हाइड्रोजन को दर्शा रहा है, और यहाँ M द्रव्यमान को, O ऑक्सीजन को दर्शा रहा है। तो दोनों का जो रेशियो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है बाबू, वहां मिल रहा है रेशियो 2/16 का। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 से 16 को काट देंगे, तो यहाँ मिलेगा क्या, 1:8 का। तो स्थिर जो अनुपात का नियम यही कहता है बाबू कि जो इनके रेशियो हैं वो सदैव क्या हो, बराबर हो, ठीक है। ऐसे बेसिकली जब 36 ग्राम H2O लोगे तब भी उनका रेशियो कितना ही मिलेगा, 1:8 ही मिलेगा। अब आप कोई भी ले लो, 9 ग्राम ले लो, 36 ग्राम ले लो या 18 ग्राम ले लो, सब में देख लो भाई कोई अंतर दिख रहा हो तो बता दो। इनमें जो इनका जो स्थिर अनुपात का नियम वो कितना मिल रहा है, मतलब इनका जो अनुपात है वो कितना मिल रहा है, 1:1 का रेशियो, मतलब 1:8 का रेशियो मिल रहा है कि नहीं, 1:8 मिल रहा है ना बाबू। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो लिखा भी है ऊपर, प्रयुक्त उदाहरण में H2O को अलग अलग द्रव्यमानों के जो अणु है नमूने के लिए गया है, लेकिन इसमें देख रहा हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात कितना निकल के आ रहा है, बार बार 1:8 ही निकल। तो ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम होता है। अब यहाँ पर भाई प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान लिखा है अनुपातानुसार अभिकृत होकर जल का संचयन करते हैं, यदि यहाँ 3 ग्राम H2O गैस ली गई हो तब ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान इस हाइड्रोजन गैस से अभिकृत हो जाता है, संचयित कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है बाबू, आप ध्यान समझना। तो वही सेम बात है ना बाबू, क्या होगा, जो M4 लिख दिया, 4 क्यों लिखा है बाबू ये भी अभी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। M ने लिख दिया, अब ये U समझ लो यार, MH कर लो और MO कर लो, क्योंकि H जो है भैया हाइड्रोजन को दर्शा देगा, O जो है वो ऑक्सीजन को दर्शा देगा। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 1:8 के अनुसार है भाई, ये जल का हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान से समझो, MH लिख दिया। MH का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली गई है, ठीक है। तो गैसियस पार्ट में उसका वेट दिया गया है MH का। MH का वेट कितना है बाबू, 3 ग्राम। देख रहे हो ना बाबू, प्रश्नानुसार उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, ठीक है। जब उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यार लिख देगा 3/m0। m0 यहाँ नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ऐसे हो जाएगा। अब बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर देख रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो यहाँ इसका गुणा किए आप तो देख रहे होगे, ठीक है। तो m जो आपको 0 मिल रहा है, मतलब m ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो 24 मिल रहा है, क्योंकि 8 त्रिका 24 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 24 मिल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 24 क्या देख रहे हो, मतलब हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, 24 होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है 24 ग्राम जो होगा ऑक्सीजन गैस 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से अपकृत होकर के 27 ग्राम जल का संचयन करती है। तो ये बातें बेसिकली आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाई डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये बताऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो प्लीज पसंद आया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।